गुड इवनिंग दोस्तों, ड्रीम मार्च के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो वैसे संडे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक बार से देख लेते हैं जो भी खबरें हैं। तो पहली खबर है हमारी और ये कल का डला रह गया। तो पहले जो हमारी क्वाड जो अभी फर्स्ट मीटिंग हुई जिसको ऑपरेशनलाइज कर लिया गया, तो उससे क्या इनपुट निकल के आए। तो अभी इसमें ये बोला गया, सबसे बड़ा इनपुट ये बोला कि हम 3 मुद्दों पर वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। 3 मुद्दे कौन कौन से होंगे? वैक्सीन पे एक वर्किंग ग्रुप होगा, एक वर्किंग ग्रुप हम टेक्नोलॉजी पे बनाएंगे, एक हम क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। मतलब 3 ग्रुप होंगे, तीनों में चारों कंट्रीज के आदमी होंगे और इनमें डिस्कस करेंगे क्या क्या हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो वैक्सीन वाला जो वर्किंग ग्रुप होगा वो बनेगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी से इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया है कि जो 2022 के अंत तक जो हमारे एशियाई देश है, जो स्पेशली जो दक्षिण एशियाई देश हैं, वहाँ के वहाँ के देशों को कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज दिए जाएंगे। और अब ये 100 करोड़ डोज देंगे तो अब इन चारों में भाई वैक्सीन कौन बनाता है ज़्यादा? इंडिया। तो भाई इंडिया बनाएगा। अब टेक्नोलॉजी कौन देगा? भाई अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा। टेक्नोलॉजी इन द सेंस, मान लो कोई वैक्सीन है हम बना रहे हैं, हमारी कोवैक्सीन वो हमारी भारत की है, कोविशील्ड की हमें ऑक्सफोर्ड से मतलब टेक्निक मिल चुकी है। लेकिन अगर मान लो हमें अमेरिका की जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन बनानी है, कुछ बनानी है, तो हमें हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना। तो अमेरिका वाले जो जॉनसन को बोलेंगे भाई आप अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दो ताकि हम वैक्सीन, ये इंडिया वैक्सीन बना के हमें देगा। जापान का काम क्या होगा कि वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा। मतलब कि उस किस तरह इंडिया में प्रोड्यूस हो गई, सीरम इंस्टीट्यूट बनाए या कोई भी बनाए, तो अगर वो बना रहा है तो उसको जो एशियाई देश है, मतलब कि वियतनाम में कैसे पहुंचाना है, फिलीपींस में कैसे पहुंचाना है, तो ये सब चीज़ें ये जापान देखेगा कि ले जाने का काम मेरा। अमेरिका वाले बोलेंगे टेक्नोलॉजी दो, इंडिया वाले बोलेंगे कि आप इंडिया वाले वैक्सीन डेवलप कर ही रहे हैं हम, है ना। तो ये सबसे बढ़िया है। तो और सब इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले किसके दे रहे हैं? दक्षिण पूर्व एशिया को। मतलब कि जो हमारा इंडिया वाला रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है ना, उसमें सबसे पहले वैक्सीन सुनिश्चित करी जाएगी। तो कितने? 100 करोड़ डोज कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। ठीक है, अब ये मीटिंग के क्या मायने हैं, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अब अमेरिका की अगर टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल रही है, जापान की लॉजिस्टिक मिल रही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब कि वैसा तो है ही नहीं, अगर एक बार टेक्नोलॉजी आ गई तो हम भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारे लिए भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम उनसे आगे होके मांग पाएंगे और भी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी। 2-4 जो हमने कल पे आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो दिक्कत आती है, जिसकी वजह से अभी WTO में अमेरिका ने भी टांग अड़ाई है भारत के खिलाफ, है ना। तो अगर अमेरिका आगे होके बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी आप ले लो और वैक्सीन डेवलप करो, तो ये एक अच्छी बात है। अभी इनका टारगेट कि हम दक्षिण पूर्व एशिया में टारगेट कर रहे हैं, क्या पता बाद में ये मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पे भी वैक्सीन डोज पहुंचाएं। तो ये फिर इंडिया, न सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे जो चारों देश हैं क्वाड की कंट्रीज, उनकी जो डिप्लोमेटिक एनर्जी है, जो उनका स्टेटस है वर्ल्ड में, वो बढ़ाएगा। और क्या है, ये भारत की रणनीतिक रूप से मजबूत हो रहा है। मतलब अगर अमेरिका आगे होके, जापान आगे होके इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। मतलब इंडिया को क्वाड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्जा मिल चुका है, क्योंकि क्वाड की सेंट्रलिटी अब इंडिया पे काफ़ी डिपेंडेंट हो गई है। अगला क्या है, अब अभी तक जितने भी जैसे अफगानिस्तान के जो मामले हो गए, उसमें भारत को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा था, क्योंकि जैसे जो पीस प्रोसेस किया था ट्रम्प साहब ने तालिबान के साथ, उसमें भी क्या था, इंडिया का कोई रुख नहीं था। मतलब इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। जितने भी टॉक वॉक होती है उनमें ऑफिशियली इंडिया को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम तालिबान को शुरू से ही नकारते आ रहे हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने पहली बार अफगानिस्तान के बारे में ये बात बोली है कि हम भारत को साथ लेकर चलेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो पीस इस्टेब्लिश होगी, अगर उसमें इंडिया का योगदान रहता है, तो वो हमारे आपसी रिश्ते भी बढ़ाएगा। और जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर पकड़ है, तो अगर भारत का अफगानिस्तान की जो शांति प्रोसेस में अमेरिका की तरफ से हिस्सा बढ़ता है, तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। चौथा, ये इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है, उनको भी एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल बाइडन और मोदी जी की पहली बार मीटिंग हुई है। तो जिस तरह से जब आर्टिकल 370 हटाया गया है ना, और उसके बाद जो कश्मीर के इशू पे जो अमेरिका में डेमोक्रेट, अब बाइडेन कौन से डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो इन्होंने कुछ इशू उठाए थे, तो उस समय थोड़ा उछल रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि इनको लगता था कि ट्रम्प को मोदी जी सपोर्ट करते हैं, है ना।
तो अब नमस्ते ट्रम्प ये सब इवेंट थे, डेमोक्रेट थोड़े चिड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली ये इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन अब तो ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो सब पुरानी बातें भूलकर ऑब्वियसली नए रिश्ते बनाए जाएंगे और बढ़िया से ये हमारे जो अमेरिका और भारत के संबंध है उनको एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। अगली बात यह है कि ये हमने डिस्कस कर ली कि 3 वर्किंग ग्रुप बनेंगे। वैक्सीन वाला वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्या आएगा, हमारा जो वैक्सीन मैत्री जो चल रहा है उसमें हमें फायदा होगा। दूसरी बात टेक्नोलॉजी का जो ग्रुप बनेगा, तो जैसे नई नई जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, 5G हो गई, कल करो 6G आए, तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो अभी चाइना पे डिपेंडेंस है, तो हम चाहते हैं कि ये चारों कंट्रीज की चाइना पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा डिपेंडेंस नहीं रहे। हमने कल भी डिस्कस किया कि जो 5G के जो इक्विपमेंट है वो इन 4 कंट्रीज में ही बने, मतलब 4 में नहीं, लेकिन स्पेशली चाइना में तो नहीं बने, कम से कम हुआवे तो नहीं बनाए। तो मतलब टेक्नोलॉजी के जो फील्ड होंगे उनमें हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़ेगा और जो चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी। जलवायु के मुद्दे पे ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है, तो इससे पहले ट्रम्प थे वो थोड़ा जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे भाग रहे थे। अब जब बिडेन आ गए हैं तो वो खुद उन्होंने बोला है कि हम इसको वापस से ज्वाइन करेंगे पेरिस समझौते को। तो जलवायु मुद्दे पर जिस तरह से भारत बात करता रहता है, अमेरिका को पीछे नहीं हटना चाहिए कि सबके पास एक कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो और क्लाइमेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं कि ये बड़े देश जो अमेरिका जैसे हो गए ये फाइनेंस नहीं देते, तो हम इंडिया जैसे वाले लोग कैसे कैसे कोयले पर डिपेंडेंसी कैसे कम करें, तो कुछ पैसा वैसा तो दो। तो अब क्लाइमेट चेंज पे अगर चारों देश साथ आ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा। और चीन ओबियसली थोड़ा सा आपत्ति जताएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्वाड के जरिए हम चीन की जो ब्लैकमेलिंग होती है ना उसकी तलाश कर रहे हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब चीन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1-2 दिन पहले मैंने ग्रुप पे डाला भी था आर्टिकल कि चीन की ब्लैकमेलिंग 2007 के टाइम से क्या थी कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन थी उसमें जो मेजर जो आजकल उस समय की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनके जो मैन्युफैक्चरिंग बेस थे वो ज़्यादातर कहाँ पे थे, चाइना में। तो चाइना को थोड़ा टक्कर देना मुश्किल हो रहा था। तो अब सब कंट्री चाहते हैं कि चाइना का कुछ अल्टरनेटिव हो। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस में हमने देख लिया कि अल्टरनेटिव क्या निकला, भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप करो। तो अब इंडिया में हो रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आईफोन बन रहे हैं, एप्पल बन रहे हैं, है ना, एप्पल हो गया, सैमसंग की फैक्ट्री नोएडा में होगी, आईफोन की तमिलनाडु में हो गए। तो ये सब ब्लैकमेलिंग से हम बचना चाह रहे हैं कि जो चीन अपनी मोनोपोली जो उसकी स्टैब्लिश हो गई थी ग्लोबल सप्लाई चेन में, तो उससे बच सकें। उसी प्रकार अब जब क्वाड की पहली बेस जो अभी मीटिंग हुई, फर्स्ट बैठक हुई, उसमें इन्होंने वर्ड यूज किए क्या, क्लाइमेट चेंज और नई टेक्नोलॉजी। तो राइटर आर्टिकल में बोला गया कि हम इन्हें ना डीप से अगर समझे ना कि इनमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो भाई देखो क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी की आप कोई सी भी चीज लो, सारे स्मार्टफोन ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, बैटरीज ले लो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे गैजेट ले लो, इन सब में इलेक्ट्रिक कार ले लो, फाइटर प्लेन ले लो, कंप्यूटर ले लो, इनमें जो चिप्स हो गई, कई सारी जो चीज़ें बनती है ना उनमें रेयर अर्थ मेटल काम आते हैं, मतलब दुर्लभ खनिज काम आते हैं। अब इन दुर्लभ खनिज सबसे ज़्यादा दुनिया में कहाँ पे है, चीन के पास। तो चीन क्या है ना, ब्लैकमेल करता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी सप्लाई बंद कर देंगे। तो भाई आप इस तरह ब्लैकमेलिंग करके आप अपनी दादागिरी तो नहीं चला सकते। तो ये चारों देश चाहते हैं कि अब जो हमारे तीनों के पास है, मतलब जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास भी जो 10-11% है उसका हम अच्छे से उपयोग करें, नई टेक्नोलॉजी निकाल के इनका दोहन करें, तो हमारी चीन के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। अभी जैसे मान लो लिथियम है, तो लिथियम पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या कर रहे हैं सॉरी, ये जो ब्राजील और जो 3 कंट्रीज है वहां पर लैटिन अमेरिका की, वहां पर से हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगले आर्टिकल में बात की गई रूस भविष्य में क्वाड से कूटनीतिक लाभ ले सकता है। अब सुनिए कि सबको पता है चाइना और रशिया और यूएस की नहीं बनती, तो रशिया किसके पास जाता है, चाइना के पास, क्योंकि अब चाइना और यूएस की भी नहीं बनती। तो अगर इंडिया धीरे धीरे इस तरह से क्वाड में जब ऑफिशियली शामिल हो गया, तो ऑब्वियसली रूस को ऐसा लगेगा कि ये अमेरिका के पाले में चला गया है ना। तो एक पक्ष जो रूस में भी 2 तरह के लोग हो गए हैं, तो उनमें एक पक्ष बोल रहा है कि भाई देखो ये तो इंडिया तो यूएस के पाले में चला गया, इसने तो रूस को धोखा दे दिया। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, देखो आजकल जो है ना स्ट्रेटेजिक मैटर में ना कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता, सब अपने अपने फायदे के हिसाब से देखते हैं। अगर हम चाइना के पास जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, तो भाई इंडिया वालों को भी पूरा हक है वो किसी के पास जाएं, अगर हमारी दोस्ती इंडिया से अपने लेवल पे अच्छी है ना। तो अगर
कल करो हमें कुछ इंडिया से जरूरत पड़ती है तो हम इंडिया हमारी हेल्प करेगा। ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी तो इंडिया और रशिया के बीच में है नहीं। तो वही है कि इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हमें बाद में बढ़ा भी सकता है। और क्वाड से देखो ये है कि जो हमारा जो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडिया खुद चाहता है कि रशिया है, क्योंकि हम बात करते हैं इंडिया वाले की मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, है ना, सबका होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाई आप अमेरिका वाले, आप सेंट्रल जो साउथ चाइना सी है या जो इंडो पैसिफिक है उसमें आप आ जाओ, जापान वाले आ जाओ। हम तो चाहते हैं कि सब आओ भाई, है ना, ठीक है, ताकि विवाद कम रहे, कि ओनली चाइना की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। हम तो यही बात करते हैं, एशियन सेंट्रलिटी रहनी चाहिए। तो हम इंडिया वाले तो उल्टा चाहते हैं कि रूस भी अगर भविष्य में आता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन रूस वाले थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं। वो इंडो पैसिफिक को नहीं, वो बोलते हैं कि भाई इसको एशिया पैसिफिक बोलो, तो फिर वो अलग बातें आ गई। पर ये देख लिया हमने कि अगर रूस भी अगर अगर अभी क्वाड में अच्छा थोड़ा समझौता हो गया तो कल करे रूस भी इंडिया को बोल सकता है कि भाई देखो यूएस के साथ हमारी टेंशन है, थोड़ी कम करवा दो, जापान के साथ हमारी थोड़ी टेंशन है, वो कम करवा दो। जिस तरह से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो कहाँ पे होते हैं, एससीओ जो हो गया हमारा, शंघाई कॉर्पोरेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, यहाँ पे थोड़ा रूस थोड़ा सा संभालता ही होगा हमारे इंडिया और चाइना के टेंशन को। तो कल करो अब जैसे रूस हमारा दोस्त है ना, दुश्मन तो है नहीं, तो कल करे हमें अगर चाइना ये रूस और यूएस के बीच में कुछ सुलझाना होगा तो उसको फायदा ही मिलेगा इंडिया का। अगला आर्टिकल है कि रिव्यू ऑफ कोविशील्ड। तो अब इंडिया में डिसाइड कर लिया है कि कोविशील्ड का रिव्यू होगा, क्योंकि जो एस्ट्राजेनिका कंपनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों के मिलकर जो कोविशील्ड है उसने उस पर 10 देशों में प्रतिबंध लग गया है। क्यों लग गया है भाई, देखो कि क्या हो रहा है कि टीका लगाने पर खून का थक्का जम जा रहा है। इंडिया में तो खैर ऐसे केस सामने नहीं आया, लेकिन वर्ल्ड में आ गए, तो 10 देशों ने इसे बैन कर दिया। तो इंडिया ने बोला कि भाई हम भी रिव्यू करेंगे। कोविशील्ड कौन बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे, चैलेंजेस ऑफ वैक्सीनेशन की बात कर लें, क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो देखो भाई कुछ क्या है ना, अभी तस्कर है ना, जो स्मगलर हो गए वो काफी एक्टिव हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, नकली कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की कोशिश कर रहे हैं और करोड़ों पैसा बनाना चाहते हैं। सबको पता है कि अभी सारी कंट्रीज हैं जो स्पेशली बड़ी बड़ी मेजर ने तो सबने अपना अपना स्टॉक जमा कर लिया, लेकिन जो जैसे पुअर कंट्री होगी, ऐसा बोलते हैं कि जो वर्ल्ड में 124 पुअर लगभग जो लेस डेवलप्ड और जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से लेके आएंगे। तो अब जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना से कुछ सप्लाई जाने वाली थी वैक्सीन की, जैसे साउथ अफ्रीका में कहीं जाने वाली थी, तो इन्होंने क्या किया कि ये नकली वैक्सीन भेज के वहां पे फिर बेचना चाह रहे थे। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि अभी मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं, ताकि नकली कोरोना वैक्सीन की सप्लाई से हम करोड़ों रुपए कमा सके। तो ये ऐसा बोला गया कि आज की दुनिया में जो भाई जितने सोने की कीमत नहीं है ना, उससे ज्यादा तो भाई ये अभी वैक्सीन की है। मतलब सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आजकल वैक्सीन बन गया है। तो सोने में तस्करी से बढ़िया है वैक्सीन में तस्करी करो। तो इस तरह की कुछ खबरें भी आ रही है। तो ये एक ग्लोबल वैक्सीनेशन में एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से हम सारी दुनिया में चाहते हैं कि सबको टीका मिले, सबको वैक्सीनेशन मिले, तो ये उसमें एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा क्या चैलेंज आ रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि नॉर्मली जो वैक्सीन होती है उनको कितने टेम्परेचर पे रखना होता है, 2 से 8 डिग्री में। अब क्या होता है कि मान लो लाइट चली गई, तो भाई टेम्परेचर कहाँ पे मैनेज हो गया। तो अब साफ साफ दिशा निर्देश हैं कि जो डॉक्टर और कर्मचारी है ना, उनको ये लापरवाही भारी पड़ेगी। किस तरह भी लाइट वाइट चली जाए तुरंत भाई फोन करके बुलाओ, फोन करके बोलो भाई तुरंत लाइट आनी चाहिए लाइट वालों को। पर अगर डोजें खराब हो गई, क्योंकि पहले ही स्टॉक कम है, मतलब काफ़ी कीमती चीज़ है अभी तो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होंगे ऑफिसर। और ये मुद्दा बजट में भी उठा था, शायद बीजेपी के किसी ने एलिगेशन लगाया था कि 1 लाख जो डोजेज है वो खराब हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें खराब हो रही हैं, हमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस तरह बिजली नहीं जाए, और जो ऑफिसर हैं वो थोड़ा एक्टिव रहें, ताकि जो बेशकीमती हमारे वैक्सीन हैं वो खराब नहीं है और हमारी जनता को आसानी से मिल सके। और क्या भाई, इंडिया कोरोना से बचाव के परोपकार में दुनिया का नेतृत्व कर रहा भारत। मतलब कि जो कोरोना से बचाने के लिए जो इस परोपकारी में भलाई के जमाने में इंडिया लीडरशिप दिखा रहा है। किस तरह लीडरशिप दिखा रहा है, क्योंकि आधी दुनिया तक हमारी वैक्सीन जा रही है। अब किसी को हम फ्री में दे रहे हैं, किसी को हम कमर्शियल पैसों में दे रहे हैं, किसी को हम कोवैक्स जो प्रोग्राम है उसके थ्रू दे रहे हैं। अभी कोवैक्स क्या है, तो कोवैक्स भाई ये एक प्रोग्राम है ग्लोबल वैक्सीनेशन का, कि इनका टारगेट ये है कि सारी दुनिया में लगभग टीके पहुंच जाएं, जो गरीब देश हैं वो भी टीका अफोर्ड कर सकें। तो ये कोवैक्स इसका ये हम देख लेते हैं। तो जब 2019 में, ओबियसली 2019 में आ गया था, तो जब कोरोना आया तो अप्रैल 20 में फिर ये फैला गया। तो ये आप याद रखो कि अप्रैल 20 में कौन कौन साथ आया, WHO साथ आया, यूरोपियन कमीशन साथ में आया और फ्रांस साथ में आया। ये तीनों ने मिलकर
एसीटी लॉन्च किया। एसीटी क्या है? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, मतलब कि कोविड-19 के जो टूल होते हैं, मतलब टूल क्या हो गए, जैसे कि वैक्सीन हो गई, दवाइयाँ हो, थेरेपेटिक्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, जांचें हो गई, डायग्नोस्टिक हो गया, तो ये चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। तो इन्होंने लॉन्च किया एसीटी एक्सीलेटर, मतलब सबके पास ये होना चाहिए। तो उसमें 3 पार्ट हो गए एसीटी के, क्या क्या? एसीटी के 3 पिलर कौन कौन से हो गए? सबके पास थेरेपेटिक होनी चाहिए, कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, डायग्नोसिस चेक करने के उपकरण होने चाहिए, कौन से टेस्ट करने हैं, एंटीबॉडी करने हैं, आरटीपीसीआर करने हैं, ये सब होना चाहिए, और वैक्सीन होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं किसके? एक जो टूल्स हैं हमारे कोविड से लड़ने के टूल हैं, उनके पार्ट हैं। तो इन्होंने ये पार्टनरशिप बनाई, उसी का नाम है कोवैक्स। मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं उसी में से एक चीज़ है कोवैक्स। तो ये इनका एफर्ट है, इन तीनों का, किसका? WHO, यूरोपियन कमीशन और फ्रांस का, एसीटी के अंतर्गत कोवैक्स, ताकि जो सारी दुनिया है उसमें हम वैक्सीन सप्लाई कर सकें। कोई देश गरीब है अमीर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मिलनी चाहिए। और इन्होंने लक्ष्य क्या निर्धारित किया है कि 2 बिलियन डोजें लग जानी चाहिए 2021 के अंत तक। अब इसको को लीड कर रहा है, मतलब ये तो कंट्रीज हो गई, अब ये तो वैक्सीन लगाने नहीं जाएंगे ना, तो एक्सपर्टीज जो कौन दे रहे हैं, तो ये कुछ हैं, जैसे गावी हो गया, है ना, क्या गावी की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एसोसिएशन वैक्सीन, ये कुछ है, मतलब ये वैक्सीन पूरी दुनिया में वैक्सीन को लगाने का एक एसोसिएशन है। उसके अलावा सेपी हो गया, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, WHO हो गया। तो ये तीनों पार्टनर कर रहे हैं इनके साथ, ताकि वैक्सीन को सारे देश, सारी दुनिया में पहुंचाया जाए। अब इंडिया भी गावी का बेनिफिशियरी है, तो इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा। एक बार मैं आपको ये गावी की फुल फॉर्म भी बता ही देता हूँ। तो गावी की फुल फॉर्म है हमारी, ये वैक्सीन अलायंस है, 2000 में बना था, है ना, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, इसी को गावी बोलते हैं। वही सबके पास वैक्सीन होनी चाहिए, सारे दुनिया में जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके पास वैक्सीन होनी चाहिए, बस यही है, ज़्यादा नहीं है। 2000 में बना था, ये याद रखना है। और ऐसे ही सेपी है, सेपी 2017 में बना था। कहाँ पे बना था? डेवोस जो समिट होती है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तब बनाया गया था। कि कौन से गवर्नमेंट? नॉर्वे, इंडिया, ये बिल्स एंड मेलिंडा जो गेट्स फाउंडेशन है, उन्होंने, इन सब ने मिलकर बनाया था। तो मतलब यही है कि सारी दुनिया में वैक्सीन मिल रही है, ताकि जो कई सारे बच्चे हमारे बिना वैक्सीन के मर जाते हैं, चलो कोरोना छोड़ो, उसके बाद अलावा जो हो गए, इबोला हो गए, रोटा वायरस हो गया, इनके कारण मरते हैं, तो सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लीडरशिप दे रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा एस्टर एक्स से रिलेटेड है। तो एस्टर एक्स क्या है? तो भाई सुन लीजिए, शांति की। फ्रांस ने क्या किया कि अभी एक स्पेस में मिलिट्री अभ्यास किया। स्पेस में इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज क्या थी कि स्पेस जो फ्रांस है, मान लो उसके जितने भी सैटेलाइट हो गए ना, जितने भी स्पेस के अंदर जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उपकरण है, उनके ऊपर मान लो कोई जैसे चाइना ही हो गया, मतलब कोई भी, अगर रूस हो गया, अगर ये अपना एंटी सैटेलाइट मिशन हो गया, ये लॉन्च करके इनका स्पेस में फ्रांस का इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट इनको नष्ट करना चाहें, तो इन पे जो मतलब ये टारगेट कर रहे हैं कि कौन कौन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। तो मतलब कि जासूसी कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे देश हैं जो हमारे स्पेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है। तो एक जासूसी कर रहे हैं कि हम कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये इस तरह का पहला क्या होता है, चाइना ने भी किया हुआ है शायद। तो इससे क्या होगा कि जो फ्रांस है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा? रूस और अमेरिका के बराबर, क्योंकि इनके पास एंटी सैटेलाइट लेजर हथियार है, निगरानी रखने की क्षमता है। तो अभी फिलहाल रूस और अमेरिका ही ऐसा कर पाते हैं कि वो पता कर पाते हैं कौन उनके रक्षा उपकरणों को टारगेट कर रहा है। इसको नाम क्या दिया इन्होंने? एस्टर एक्स 2021। किसने पार्टिसिपेट किया? जर्मनी ने और यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इससे क्या होगा कि फ्रांस क्या चाह रहा है कि वो स्पेस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बने। तो इसके तहत उसने स्पेस में जो जासूसी और एंटी सैटेलाइट होते हैं, है ना, उनका पता लगाने के लिए एक्सरसाइज की है। तो अब जब स्पेस की बात आ गई, एंटी सैटेलाइट की बात आ गई, तो भाई इंडिया थोड़ा पीछे। इंडिया भी कौन सा पीछे है? हमने 2019 में, याद होगा आपको, मिशन शक्ति लॉन्च किया था। तब हमने ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, ताकि जो अगर फिर उस टाइम पे तो हमने जो लो अर्थ ऑर्बिट था उसी में लॉन्च की थी, जो भी टारगेट सैटेलाइट था उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो तो ऐसे
एक्सरसाइज के लिए था, लेकिन हमने भी दिखा दिया है कि हमें अगर मान लो किसी का स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करना है तो हम कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लो इंडिया करना चाह रहा है फ्रांस का, तो फ्रांस क्या करेगा, जो इसने एक्सरसाइज की है तो फ्रांस यही काम कर रहा है, वो पता लगा रहा है कि कौन कौन कर सकते हैं, किस किस के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरह हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो इंडिया को भी ऐसा करने की ज़रूरत है बिल्कुल। अगर ये तीसरा हो गया तो इंडिया को तो भी अब चौथा बनना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वही जल जीवन मिशन में, ये राजस्थान वाले मतलब हम लोग बार बार ये कहने कि हमें 90% दो, 90-10 दो, 90-10 दो, क्योंकि जो ये स्पेशल स्टेट होते हैं, जो मतलब हिली स्टेट हो गए, हमारे 7 सिस्टर हो गए, हिमाचल हो गए, इन सबको तो भाई आप 90-10 दे दो, तो हमें भी दो। और ऐसा नहीं कि अब दे रहे हो भाई, पहले के जो अभी तो 2013 से पहले जब भी तो ये स्कीम चलती थी ना, स्कीम का तो नाम बदलते रहते हैं, उससे पहले भी ये अमृत करके कुछ स्कीम चलती थी, तो तब भी हमें पूरा 90-10 मिलता। तो अब अचानक से आप हमें ऐसा क्यों कर दे रही हो? और अभी हमें कितनी मिल रही है जल जीवन मिशन में? 50% ही मिल रही है। तो 90-10 की डिमांड चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जिस तरह से आप बोलते हो कि पहाड़ी राज्य हो गए है ना, ये 7 सिस्टर हो गए, ये इनको थोड़ा डिसएडवांटेज है भाई। हमारे पास भी डिसएडवांटेज है, हमारे पास भी मरुस्थल है ना, तो हमारी भौगोलिक स्थितियाँ भी पहले से इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास पानी की कमी है, तो हमें भी भाई इनके बराबरी में रखो और थोड़ा सा 90-10 दो। अभी इनका बार बार यही बोलते हैं, सेंटर में जाते हैं तो भाई देखो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, हम नहीं करते, ये बार बार ये कह के हमें भगा देते हैं। अगला आर्टिकल ये है कि आखिर आजकल जो भ्रष्टाचार के मामले इतने बढ़ क्यों गए हैं। हमने एक आर्टिकल कल पर तो भी डिस्कस किया था मैंने, तब यही था कि जो जब से जो हमारी ACB एंटी करप्शन ब्यूरो है, उन्होंने अपना टोल फ्री नंबर कितना 1064 और व्हाट्सएप नंबर जो लॉन्च किया है कितना है, सब याद कर लो भाई, 9413502834। ये इस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, किसी की भी कोई टेंशन नहीं है। हमने डिस्कस भी किया था कि आप कंप्लेन करते हो डायरेक्ट RPS रेस्पॉन्ड करेगा, है ना, मतलब आपकी कंप्लेन कई सारी फर्जी भी होती है, लेकिन ये रेस्पॉन्ड एटलीस्ट कर रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। और इनकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट जो हमारे DG ACB है ना वो करते हैं, मतलब कोई बीच में नहीं है, तो इसलिए इतने केस बढ़ रहे हैं, इतने लोगों के सामने आ रही हैं। तो अब बिना किसी टेंशन के, ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि वो किसी को पता चल जाएगा, आप डायरेक्ट ACB में किसी व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चलते हैं आगे। तो रेवेन्यू घट रहा है, तो सरकार भी चाहती है कि कहीं से कमाई हो जाए। कमाई कहाँ से होती है? दारू के ठेके से। ठीक है, सरकार ने बोला, हम भी बैठ जाते हैं। तो अब राजस्थान की जो हमारे जो 2 संस्थाएं हैं, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल, इन्होंने भी दुकानों पे बोली लगाई है, या फिर जो दुकानें जहाँ पे बोली नहीं लगेगी उनको भी ये रखेंगे और चलाएंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि किस तरह से हम जो लैंगिक समानता होता है, जेंडर इक्वलिटी है, उसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है ये ब्रिटेन में, वो अलग ही ट्राई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप जेंडर ही मत लिखो, मेल फीमेल वर्ड ही हटा दो आप, है ना। किसी को बोलते हो ना मैन काइंड हो तो आप ह्यूमन काइंड बोलो, मैन तो वर्ड ही हटा दो, मतलब मैन पावर की जगह आप वर्क फोर्स बोलो, मैन मेड की जगह आप आर्टिफिशियल बोलो, मतलब मैन फीमेल जहाँ पे भी नाम आ जाए ना हटा दो। आप बोलते हो कि फादर के कॉलम लिखते हैं ना मेल फीमेल, नहीं फादर मदर कुछ मत लिखो, आप गार्जियन बोलो, मतलब डिक्शनरी से मेल फीमेल शब्द ही हटा दो। इनका ये मतलब है। अगर आप ही और शी बोलते हो तो नहीं, दे देम इस तरह के वर्ड यूज करो। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई डिक्शनरी में ऐसे शब्द ही नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक मिट जाएगा। तो भाई सोशल मीडिया पे इनकी आलोचना भी हो रही है। भाई जैसे मान लो अगर ये इंडिया में ऐसा कुछ हो जाए तो हम तो बौखला जाएंगे, क्योंकि हमारे तो कई सारे जो वर्ड होते हैं, जैसे माँ से हमारा इंडियन को अलग सेंट होता है, पिता से भी अलग सेंट होता है। अब ये बोलेंगे माँ पिता एक ही है, तो थोड़े भड़क सकते हैं लोग। इसी तरह वहाँ पे भी भड़के हुए हैं। तो खैर ये अलग सा एक्सपेरिमेंट है। आपके क्या व्यू हैं आप देखिए, थोड़ा सा है ना कन्फ्यूजन है, क्या इसके फ़ायदे निकलते हैं ये तो खैर देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक है, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हटाना चाहते हैं, जेंडर इक्वलिटी किस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं। अब मैं ये बोलूँगा कि जेंडर इक्वलिटी अगर आपको प्रमोट करनी है तो आप दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हो। इस तरह के तरीक़ों के अलावा भी आप लोगों की सोच में परिवर्तन ला सकते हो। कई सारी और भी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम नहीं मतलब थोड़ा अलग ही हो गया, मतलब एक से हट गए। चलते हैं आगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ट को प्रमोट करने के लिए जब बात आती है कि राजस्थान में किस तरह आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, हम कला को किस प्रकार प्रमोट कर सकते हैं, तो 2-4 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि कला चैनल होने चाहिए, है ना, और क्या कला स्कूल होने चाहिए। तो अब और क्या था कि जो अब उसी तर्ज पर जैसे राजस्थान में जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, तो आप उसमें फिर कमियां बताओ कि जो अभी
पहले से हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, जैसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, तो वहाँ पे फैकल्टी बढ़िया नहीं है, मतलब वहाँ पे जो आर्ट्स की जो फैकल्टी होती है वो पढ़ा रहे हैं। तो कायदे से होना क्या चाहिए, जो विजुअल्स मतलब जो विजुअल आर्ट में ट्रेनिंग रखते हैं, जिन्होंने विजुअल आर्ट में डिग्री की हुई है उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हीं को तो ज़्यादा जानकारी होगी स्कल्पचर की, पेंटिंग की, अप्लाइड आर्ट की। लेकिन अगर ये जो चित्रकला पढ़ाते हैं हमारे ऐसे लोगों को अगर अब वहाँ पे टीचर लगा देते हो सिर्फ जान पहचान की वजह से, हाँ भाई जयपुर में पोस्टिंग मिल जाएगी उस तरह से, तो ये कला से मतलब जो कला को इतना नहीं जानते, तो ये गलत है। इस तरह का ये आर्टिकल में बात की गई है। तो मतलब योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए अगर आपको सही में आर्ट को प्रमोट करना है तो, क्योंकि जब अच्छे टीचर होंगे तभी तो अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे, तभी तो अच्छे आर्ट का प्रमोशन होगा। नहीं तो अगर टीचर कुछ अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे तो कल जाके वो जब नए टीचर बनेंगे तो वो कैसे सीखेंगे। तो ये एक चेन चल जाएगी, और आर्ट का जो ट्रांसमिशन होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, गुरु से शिष्य के बीच में, वो थोड़ा सा रुक सा जाएगा। अगला आर्टिकल है हमारा कि इलीगल सैंड माइनिंग से रिलेटेड जो संयुक्त टास्क फोर्स बनाई है वो थोड़ा फेल हो रहे हैं। ये मैंने अच्छे से इलीगल सैंड माइनिंग क्या होती है, कैसे होती है, एमसैंड पॉलिसी क्या है, इस पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो उसे, है ना। ज़्यादा लंबा नहीं है, आधे घंटे का है शायद। तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में क्या रखा है कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बना रखी है। अब इसमें कौन कौन होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग होंगे, है ना, परिवहन विभाग के लोग होंगे, पुलिस होगी, माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, इन सबको मिला के ज्वाइंट टास्क फोर्स बना रखी है। इनका काम ही यही है कि जहाँ पे भी अवैध बजरी खनन होता है उनको रोकना। लेकिन ओबियसली उस दिन में हमने डिस्कस किया था कि इनकी जो टीम होती है ना, वो इतने लोग नहीं होते, तो इनके ऊपर उल्टा हमले हो जाते हैं, तो बेचारे सर्वर फुटवा के आ जाते हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अगला क्या है कि जो अभी जो हमारे डिफेंस परचेजमेंट होता है, जो DAP है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस, है ना, उसके बाद जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हो गई, ये सब में जो भी मान लो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको ओपन हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं, तो उनके पास प्रपोजल आएगा कहाँ से, DAP से। फिर वो मतलब तो कुल मिला के ये बात है कि जो अगर हम कुछ प्रपोजल चाहे कि हाँ हमें ये फाइटर जेट चाहिए या हमें ये चाहिए, तो उसको बोलेगा कौन, तो ये हमारे यहाँ पे भी कौन बोलता है कि जो पारंपरिक सैन्य कर्मी होते हैं या विमान उड़ाने वाले, मतलब जो पायलट होगा वो बोलेगा, या फिर जो हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, ये हो गए, वो बोलेंगे कि हाँ भाई अमेरिका के पास ये हमें ये चाहिए। तो राइटर बोलते हैं कि ये जो हमारे CEO हैं नीति आयोग के, उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन लिखने वाले हैं ना उनकी कमी है। मतलब अगर मान लो कोई जिसने जो काम यही करता हो, फाइटर जेट ही बनाते हो, मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, तो जिनका स्पेशलिस्ट यही है ना, किसी दूसरे को देख के हम उसका मंगा रहे हैं वो तो अलग हो गया। मार्केट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, क्या नया हो, मतलब हमारे पास स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, वो बताएं कि भाई मुझे ऐसा चाहिए कि इस तरह का गाइडेंस सिस्टम होना चाहिए, इस एंगल पे जाए, है ना, उसका प्रोजेक्शन में ये रखूँ, मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन दे। मतलब मिलिट्री वालों को इतना स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ के आते हैं, लेकिन NDA वाले, लेकिन फिर भी हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो हमारी रक्षा खरीद में जो इतने जो डिफ़िकल्टी आती है कई बार, फिर बीच में हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, तो कहीं से जो डिफ़िकल्टी आती है वो नहीं होगी। तो हमारे पास जो मानव संसाधन विकास की कमी है, जो स्पेसिफिकेशन लिखने वाले की कमी है, उनमें जो पारंगत लोग नहीं है वो होने चाहिए। अगला आर्टिकल ये देखो, इस पे थोड़ा पॉलिटिक्स वाला मुद्दा है, वैसे इंटरव्यू में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये तो खैर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो अपन ये जरूर डिस्कस कर लेते हैं कि धार्मिक मूल्य विषय पर जो अभी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी उसमें हमारे राज्यपाल साहब ने बोला कि जो धर्म और उससे जो जुड़े मूल्य होते हैं, जो रिलीजन हो गया, उससे जो वैल्यूज होती हैं, वो कभी भी मतलब इरिलेवेंट नहीं हो सकती, अप्रासंगिक नहीं हो सकती, मतलब उनकी रिलेवेंस हमेशा रहेंगी। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो धर्म होता है ना, उसका संबंध सिर्फ ऐसा नहीं कि ये मंदिर से मस्जिद से, नहीं, धर्म एक ब्रॉड, एक बड़ा शब्द है, और उसमें मंदिर मस्जिद सब आगे, ये सब एक चीज है, मतलब ये सब उसका एक पार्ट है धर्म का, है ना। धर्म एक बड़ा चीज है, कोड ऑफ कंडक्ट है एक तरह से, जिसमें ये रिलीजन उसका पार्ट है। और क्या बोला उन्होंने वो यही बोला कि जो धर्म और उससे जुड़े जो मूल्य हैं वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते, क्योंकि इनसे जीवन से जुड़ी नैतिकता का समावेश होता है। जो हमारी मोरालिटी होती है, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, वो कहाँ से निकल के आते हैं, धर्म से निकल के आते हैं। जैसे हिंदू धर्म हो गया तो भाई सत्य बोलना चाहिए, है ना, मुस्लिम धर्म हो गया तो भाई सबको कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए,
तो जिस तरह किसी प्रकार से सिख धर्म है, तो ये सब जो वैल्यूज जो निकल के आती है ना, जो हमारे सोर्स ऑफ मोरालिटी हो गई, ये कौन है? धर्म। आप कई बार देखते हो कोर्ट भी अपने जजमेंट में क्या कई बार कहता है, गीता में लिखा है, ये हमने अभी भी डिस्कस, अभी एक वो जो जजमेंट आया था दिशा रवि वाला, उसमें भी यही बोला था गीता में, है ना, ऋग्वेद का भी उन्होंने पॉइंट बोला था। तो ये सब क्या है कि धर्म से जो जुड़े वैल्यू होते हैं, इनका समाज पे काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड एनवायरमेंट फोरम, हाँ नहीं, यूएन एनवायरमेंट है, वो अब क्या कर रहे हैं, जो विश्व के जो सारे धर्म गुरु है ना, उनको जोड़ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप एनवायरमेंट बचाने का संदेश लोगों में दो, क्योंकि आपका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो जो धर्म और उससे जो वैल्यूज होती हैं, उनको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद अभी ये टेक्निक याद रख लो, ऑटो बोकलेग, ये कृत्रिम पैर होता है, कौन सी कंपनी, कौन से देश से? ये जर्मनी से होता है ना, ठीक है, बस याद रख लो। बाकी जो AICTE है, उसने सफाई दे दी कि भाई देखो, IIT में एडमिशन लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब चलेगा, ऐसा नहीं। अगर आपको सही हमने छूट दी है, छूट उनको दे दी है, भाई चलो ठीक है, कॉमर्स पढ़ के आगे, एग्रीकल्चर पढ़ के आगे, ठीक है, आप एक साल ब्रिज कोर्स कर लिया, अब कोई प्राइवेट कॉलेज आपको बोलता है कि इंजीनियरिंग कर लो, तो आप कर लो, है ना। लेकिन आपको लगता है ना कि आप IIT में एडमिशन ले लोगे, तो नहीं, आपको तो IIT में एडमिशन लेने की तो ये चाहिए। तो मतलब कोई यूनिवर्सिटी अगर बोलते, कोई कॉलेज बोलते कि हाँ मैंने ऐसे लोगों को अलाउ कर देंगे, तो बिल्कुल उनका वेलकम है, लेकिन IIT वाले अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका में भी बुर्का बैन हो गए हैं। ये सब छोड़ो, ठीक। हाँ, उसके अलावा अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम कि चीन, अभी जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने बोल दिया है कि हम गरीबी फ्री हो गए, गरीबी मुक्त हो गए, गरीबी मुक्त चीन। मतलब जो उनका आंकड़ा ऐसा था कि 1970 के आसपास है ना 80 करोड़ गरीब थे, अब इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया। भाई ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया? ग्राउंड लेवल पे क्या रेटिंग है तो हमें नहीं पता, लेकिन जब मान लो अगर हम भी जैसे इंडिया में भी हम कुछ डिक्लेयर करते हैं ना कि स्वच्छ भारत मिशन बिल्कुल ODF फ्री हो गए, है ना, ODF हो गया, तो ये जिस तरह से अगर उन्होंने भी कुछ घोषणा की होगी तो कुछ ग्राउंड लेवल पे सही हुआ ही होगा। तो उन्होंने क्या किया कि गरीबी मिटाने के लिए, वो देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो अभी जिस तरह से हमारा जो वहाँ पे भी ऐसा ही था कि जो पूरे गांव वाले थे, जो ग्रामीण जो उनका परिषद था, वो कृषि पे आधारित था पूरा ही। जिस तरह से हमारे इंडिया में भी जो गाँव की आप इकोनॉमी देखोगे तो वो ओनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, तो उन्होंने उसको डाइवर्स किया कि गाँव में भी निवेश बढ़ाया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, तो ताकि दूसरी कंपनियां भी आकर अपनी फैक्ट्री लगा सके। तो गांव में है ना कुछ प्रोडक्ट हो तो उनका वैल्यू चेन वहीं पे हो जाए। मान लो अगर सरसों की कटाई कट गई तो आप वहीं से ग्रेडिंग कर दो, है ना। तो इस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया गया है, तो मतलब वहाँ पे लोगों का पलायन रोका गया। और उसके अलावा क्या है, गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार किया। अगर गांव में जिस तरह से अभी इंडिया में भी बढ़ गया कि गांव में नेट होगा, है ना, अच्छी स्कूलें होंगी, अच्छा हॉस्पिटल होगा, तो भाई शहर क्यों आएंगे? कुछ जरूरी थोड़ी है, बढ़िया एग्रीकल्चर है, छोटा मोटा और दूसरा काम धंधा आसपास फैक्ट्री में कर लिया, चल रहा है काम। जिस तरह से हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि रूरा, मतलब कुछ ऐसा ही वर्ड बोला था कि रूरबन, मतलब कि रूरल में अर्बन वाली फीलिंग आ जाए, है ना। तो उस तरह के काम करने चाहिए। तो इन्होंने वही कि गांव के आप बुनियादी ढांचे में सुधार करो तो लोग कम जाएंगे, कृषि के बाजार को लिंक करो। मतलब जो अभी जिस तरह से मंडी के लिए थोड़ा सा इधर उधर घूमगा, मतलब हमारे जो कृषि प्रोडक्ट को बेचने के लिए मंडी आना पड़ेगा, तो अगर जिस तरह से हमारा वो एक प्रोजेक्ट भी था कि जो ग्राम होते हैं, ग्रामीण हाट होते हैं, उनको भी एग्रीकल्चर जो मंडी के तौर पर ई नाम में जोड़ा जाएगा, है ना। तो ये उस तरह के प्रयोग इन्होंने पहले ही कर लिए हैं कि मतलब अब शहरों में नहीं लाना पड़े, वहीं से ना कंपनी का ट्रैक्टर आ जाए, पहले तो ऑनलाइन ही सब हो जाए, वो वहीं का वहीं बेच दे। मतलब कि बाजार से लिंक होना चाहिए काफ़ी आसानी से, तो शहरों की जो नीड है वो कम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं करवाई जाए और राजनीतिक कैडर की जवाबदेही तय की जाए। मतलब कि जो उनका वहाँ तो देखिए वन पार्टी रूल है, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं जिसको भाई जिम्मेदारी दे रखी है, तो उस पर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई देख लो आपको यहाँ पे गरीबी मिटानी है, तो एक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे फिक्स की जाती है। जिस तरह अगर हम बोलते हैं कि सरपंच भी देख लो, अगर सरपंच लोकल गवर्नेंस में हम थोड़ा और ज़्यादा पावर दें, उनको थोड़ा टैक्सेशन की पावर दें, उनकी आप अपने हिसाब से थोड़ा टैक्स ले लो और अपने हिसाब से थोड़ा सा और जो आपको फाइनेंस कमीशन फंडिंग दे ही रहा है वो ले लो। उसके अलावा फिर आप अपने हिसाब से कहाँ पे किस गांव में अलग अलग जरूरत है, किस गांव में पानी नहीं है, किसी में सड़कें नहीं है, तो आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट करो, ताकि फिर बस टारगेट यह होना चाहिए कि कोई गांव में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह अकाउंटेबिलिटी अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें बेनिफिट हो सकता है। तो ये 5 मुद्दों पे चाइना ने काम किया, ऑब्वियसली हम भी कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दिन हम भी गरीबी से मुक्त हो ही जाएंगे।
अगला क्या है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें अपने काम की नहीं है, देख लेना, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।